तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं बात करने व्हाट इज गवर्नमेंट, जो कि चैप्टर 3 है सिविक्स का, क्लास 6 का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग गवर्नमेंट से क्या समझते हो? हिंदी में बोलते हैं ना कि अरे गवर्नमेंट बोले तो सरकार। सरकार मतलब होता क्या है? क्या सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है, या मोदी जी हैं क्या सरकार, या कौन है? हम लोग आम जनता लोग है सरकार, जो इलेक्शन के थ्रू वोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को और जिताते हैं, और नहीं फिर वो लोग जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में आपके जैसे कैसे आ गए, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे वो स्टेट का पार्टी हो या सेंटर का, वो सारे आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी। प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब जिन्हें सरकार पैसा पे करती है, जैसे कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हो गए। फिर उसके बाद कोई भी पब्लिक सर्वेंट जैसे आईएएस ऑफिसर, नहीं, या जो बॉर्डर में जो आर्मी काम कर रही है, ठीक है। और हम आम पब्लिक भी, क्योंकि हम ही लोग ना अल्टीमेटली वोट दे के क्या बोलते हैं, या एक लीडर खड़ा करवाते हैं जो हम लोग के लिए, हम लोग के बिहाफ में डिसीजन लेता है। तो क्या समझे गवर्नमेंट के मतलब, हम लोग ये तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है गवर्नमेंट। एक पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है हमारे कंट्री में, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सब। और तीसरी कौन? पब्लिक, क्योंकि हम ही लोग ना अल्टीमेटली वोट दे के सरकार फॉर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, वो क्या परफॉर्म करते हैं? तो पहला तो वो डे टू डे डिसीजन लेते हैं। डे टू डे डिसीजन बोले तो जैसे कि आपको रोड कंस्ट्रक्ट कराना, तो रोड कौन कंस्ट्रक्ट कराता है? सरकार कराता है। या प्राइस रेगुलेशन, अब प्राइस रेगुलेशन कैसे? प्राइस डिसाइड करना कोई चीज का, जैसे होता है ना, जैसे आप सुने होंगे कंपनी, प्राइवेट कंपनी होती है, वैसे ही पब्लिक कंपनी भी होती है। गवर्नमेंट की कंपनी को हम लोग पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो वो जो सामान बनाते हैं ना, तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है, समझे। उस तरह डे टू डे डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रहा है। दूसरा, कि कोई भी सोशल इश्यू को रिजॉल्व करना। नहीं, अब सोशल इशू क्या हो गया, जैसे चाइल्ड मैरिज कहीं हो रहा है तो ये तो गलत है, तो उसको रोकना। या इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग कैसे पढ़े, डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो उसको कौन रोकेगा, कौन उसको सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा? तो गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगा। या जैसे मान के चलिए किसी की शादी हुई, कोई डॉरी ले रहा हो, ठीक है, तो डॉरी को रोकना कौन रोकेगा, उस पर कौन लॉ बनाएगा? तो सरकार बनाएगी, ठीक है। फिर तीसरा फंक्शन क्या होगा गवर्नमेंट का, कि हम लोग की जो बाउंड्री है ना, उसको प्रोटेक्ट करना दूसरे कंट्री से। मान के चलिए पाकिस्तान कभी भी इंडिया में अटैक करते हैं, तो क्या वहां पे बाउंड्री में हम लोग आर्मी को तैनात रखते हैं? तो क्या अल्टीमेटली हम लोग बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री से? तो ये क्या करता है, हम लोग को बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम होता है गवर्नमेंट का। और दूसरा, कि हम लोग अच्छा संबंध बना के रखे दूसरे कंट्री के साथ, चाहे वो हम लोग की नेबर कंट्री हो, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, या चाहे दूर की कंट्री हो, अमेरिका, ये सब, उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखना। ये किसका काम होता है? सरकार का, गवर्नमेंट का। बोला ना गवर्नमेंट क्या होता है। अब गवर्नमेंट का चौथा काम क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई जगह में नेचुरल डिजास्टर आ गई। नेचुरल डिजास्टर बोले तो जैसे कहीं सुनामी आ गया या अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। उससे क्या होता है कि नहीं, बहुत सारा डैमेज हो जाता है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं। तो उनका मदद करने का मेन काम किसका रहता है? सरकार का, कि उन्हें एड दे, असिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेन काम किसका रहता है? सरकार का रहता है। ये चौथा काम हो गया। और पांचवा काम सरकार का, कि मान के चलिए कोई दो इंडिविजुअल में या दो ग्रुप में लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा? वो डिस्प्यूट को सरकार करेगी। या मान के चलो कोई एक आदमी कमिट कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकेगा कौन? कोर्ट रोकेगा। अब ये कोर्ट क्या होता है? कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितना काम दिखे गवर्नमेंट का? 5 काम दिखे। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहला तो डे टू डे डिसीजन लेता है, नहीं, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो या प्राइस रेगुलेशन हो, इस तरह के जितने भी होते हैं काम। यानी किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी कितना सप्लाई होगा, किसी घर में कितना पानी जाएगा, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। फिर जैसे कोई भी सोशल इश्यू को रिजॉल्व करना हो, जैसा मैंने बोला चाइल्ड मैरिज को नहीं रोकना हो, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना हो, या डॉरी को रोकना हो, कि डॉरी नहीं लेना चाहिए, दहेज, ये सब पे कौन लॉ, कानून कौन बनाएगा, नियम कानून? गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे हम लोग को बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, तो वो कौन करेगा? सरकार करेगी। दूसरे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखना। फिर क्या, कभी डिजास्टर आ गया
तो डिजास्टर में एड और असिस्टेंस प्रोवाइड करना पब्लिक को वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। मान के चलिए दो पार्टी या दो इंडिविजुअल के बीच में लड़ाई हो गई तो उसको रिजॉल्व करेगा गवर्नमेंट करेगा। मान चलिए कि वही अगर कोई एक आदमी क्राइम कमिट कर रहा है तो नहीं कोर्ट उसको पनिशमेंट देती है, तो कोर्ट भी किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट के ही अंडर में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये गवर्नमेंट करती कैसे है और क्या ये करना जरूरी क्यों है? ठीक है, तो देखिए पहले तो कोई भी चीज को एक कंट्री में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, समझे? जब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्यों होना चाहिए? ठीक है, अगर मान चलिए नहीं जिगजैग मैनर में कोई भी चीज होगा तो क्या कोई काम हो पाएगा? जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आप ट्रैफिक लाइट है बीच में, समझे? अगर ट्रैफिक लाइट नहीं होता, जो चार रास्ता दिखते हैं ना कि चार क्रॉसिंग रहता है, तो वहां पे क्या हमेशा ट्रैफिक जैम रहता? नहीं, अगर आप नियम से वहां पे नहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता और ट्रैफिक सिग्नल नहीं रहता तो देखते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होता। तो सरकार का मेन काम क्या रहता है? कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेगा, समझे? कि कुछ रूल बनाएगा जिसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो काम होगा तो फिर उससे क्या होगा? हम लोग को वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे मान के चलिए वही मैं ट्रैफिक लाइट वाला बता रहा था प्रॉब्लम, कि मान के चलिए कि ये चार रोड है, समझे? अगर यहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं होता और क्या ट्रैफिक पुलिस नहीं होता तो ये तो हमेशा जाम रहता। पर अब गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जैसे ट्रैफिक पुलिस। अब वो क्या करेंगे? उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कि वहां पे जाम ना लगे, समझे? तो वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेता है उस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व करने का। तो मेन काम क्या रहता है गवर्नमेंट का? कि कोई भी चीज सिस्टमेटिक मैनर में हो। जैसे आपको पता है कि सब कोई पैसा खर्च करके अपने लिए तो घर खरीदता है, पर अब कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं बनाएगा। जैसे रोड बनाने का काम ये किसका काम है? सरकार का है। सरकार का काम है रोड बनाना, तो सरकार रोड कैसे बनाएगा? तो कॉमन सी बात है, जो लोग पैसा कमाते हैं वो टैक्स पे करेंगे और वही टैक्स से गवर्नमेंट रोड बनाएंगे। तो क्या ये सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है? तो कॉमन सा बात है, जो बीच में टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा इनकम टैक्स ऑफिसर लोग, वो भी एक तरह क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या काम क्या होता है? कि कुछ रूल होने चाहिए ऐसा जो कि सबके ऊपर इक्वली लागू हो, नहीं जो सबके ऊपर ये अप्लाई हो। जैसे मान के चलिए अगर कोई क्राइम कमिट करता, कोई किसी का मर्डर कर दिया, कोई किसी का रेप कर दिया, ठीक है, अगर उस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्या जो रेट है, क्राइम रेट है, वो तो बढ़ते जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आप क्राइम कमिट करेंगे और आपको इसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, पिनलाइज नहीं किया जाएगा, तो ऐसे तो क्राइम रेट बढ़ेगा। पर यहीं पे आ जाती है सरकार। अब सरकार क्या कर रही है? ये ऐसा सेट ऑफ रूल बनाई है कि अगर आप क्राइम कमिट करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, तो उसका आपको फियर रहेगा। तो अब आपको उसको फियर रहेगा तो आप क्या उस क्राइम को कमिट करोगे? नहीं करोगे, आप उसे अवॉइड करोगे, समझे? तो क्या पीपल के बिहाफ में, ठीक है, उनके मदद के थ्रू, मतलब पीपल से पीपल के बिहाफ पे पीपल लोग के मदद लेके ही गवर्नमेंट क्या करते हैं? बहुत सारा ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखे थे ना कि रोड बनाना है, तो रोड तो कभी कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं बनाएगा। तो क्या करती है सरकार? हम ही इंडिविजुअल लोग से पैसा लेती है इनकम टैक्स के फॉर्म में, नहीं टैक्स के फॉर्म में पैसा ली, फिर वो कलेक्ट करके ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है और वही अमाउंट के थ्रू वो एलोकेट करती है कि कहाँ रोड बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बच्चों के एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है लेबल ऑफ गवर्नमेंट्स की। गवर्नमेंट के बहुत सारे लेबल होते हैं, ठीक है। जैसे हमें हमें पता है कि यार इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, वास्ट कंट्री है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए तो इसे गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? कि फिर अगर इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इसे मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये डिफरेंट लेवल क्या होगा? आप सुने हैं क्या? सेंटर लेवल में पीएम होते हैं, यहाँ भी करेंट पीएम कौन है? मोदी जी हैं। वैसे स्टेट लेवल में कौन होते हैं? सीएम होते हैं, ठीक है। और ऐसा ही होता है लोकल लेवल। सेंटर लेवल मतलब आपका हो गया नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल क्या, पूरा कंट्री को हम लोग कहते हैं नेशनल लेवल, जहाँ पे पीएम काम करते हैं, ठीक है। वहीं स्टेट लेवल में आपका सीएम काम करेंगे, और एक होता है लोकल लेवल। अब लोकल लेवल में क्या हो जाती है? आपकी विलेज आ जाती है और टाउन आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, ठीक है। तो जो मान के चलिए आपके पीएम हैं जो कि सेंटर लेवल में काम कर रहे हैं, समझे? तो वो कौन कौन सा डिसीजन लेंगे? वो लेंगे कि आपको बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, आपकी कंट्री में कौन सा करेंसी चलेगा, नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है ये कौन लेगा?
आपके पीएम लेंगे कि दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है। तो ये क्या हो गया, आपका जो पहला लेवल हो गया नेशनल लेवल, जो कि पीएम लेते हैं इसमें डिसीजन। फिर दूसरे हो गए आपके सीएम, जो स्टेट से रिलेटेड इशू को देखेंगे कि अरे स्टेट में पुलिस कैसा काम कर रहा है, तो नहीं ये सीएम देखते हैं। फिर कोई दो आदमी के इंडिविजुअल के बीच में लैंड डिस्प्यूट ना हो जाए, उसे कौन रिजॉल्व करेगा, आपका स्टेट लेवल में वो रिजॉल्व होगा। या एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपकी स्टेट लेवल में रिजॉल्व हो जाएगा। या मान के चलिए लोकल लेवल में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे दो इंडिविजुअल को के बीच में मान के चलिए पानी को लेकर लड़ाई हो गया, पानी का सप्लाई को लेके, या ऐसे करके जो छोटे मोटे विवाद नहीं होते हैं, तो उसके लिए देखते हैं गांव में कैसे सरपंच जी बैठते हैं, फिर पूरा गांव के आदमी लोग आते हैं, फिर निर्णय लिया जाता है। तो वहाँ हो गया आपका ये क्या बोलते हैं लोकल लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि सरकार कैसे मैनेज करती है और ये क्यों जरूरी है। तो मैंने बोला ना कि कोई भी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे तो उससे हम लोग का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो क्या उसको ने सिस्टमैटिक मैनर में करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिसीजन लेती है उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं चीज को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स वाला बताया। फिर क्या दूसरा बात कि अगर मान चलिए नियम कानून नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा नियम कानून होना चाहिए ना जो सब पे एप्लीकेबल हो। अगर नहीं एप्लीकेबल होती क्या, तो ये पूरा कंट्री में क्या क्राइम रेट बढ़ रहा होता। तो इसे भी वो रोकती है। तो कह सकते हैं ना अल्टीमेटली कि यही जो गवर्नमेंट पीपल लोग के बिहाफ पे काम कर रही है उनका मदद लेती है, और अल्टीमेटली उन्हीं अपने थ्रू वेरियस काम मतलब परफॉर्म करती है, ड्यूटी परफॉर्म करती है। ठीक है, अब यहाँ लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़े, उसमें क्या कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत बड़ी कंट्री, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जैसे सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जैसे मोदी जी। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में आप देख लिए योगी जी हैं अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी या पंचायत। अब ये म्यूनसिपैलिटी आपके शहर में होती है और पंचायत आपके गाँव में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लॉज एंड गवर्नमेंट। अब ये आप लॉज से क्या समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं लॉज नियम कानून, और गवर्नमेंट मतलब तो बताएं सरकार। तो आपको पता है जो लॉज होता है ना नियम कानून, ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट नियम कानून बनाती है, और वो नियम कानून को फॉलो कौन करता है, हम लोग करते हैं, हम पीपल लोग, हम आदमी लोग। ठीक है, तो एक तरह से सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि गवर्नमेंट बना रही है लॉ, और उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग। ये एक तरह से देख रहे हैं साइकिल बन रहा है, गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉ फॉर्म कर रही है, और वो लॉ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह का सिस्टम बन गया। बोले ना कोई भी चीज अगर सिस्टमैटिक मैनर में होता है तो नहीं, कोई भी इश्यू को हम लोग इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या गवर्नमेंट बस ये कानून बना देगी तो उससे सारा समस्या का समाधान हो जाएगा क्या, कॉमन सा बात है, नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट कानून बना दिया और मान चलिए उस कानून को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो फायदा है क्या उस कानून का, नहीं फायदा है। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर होना चाहिए ना उसे इन्फोर्स कराने का। मतलब देखिए गवर्नमेंट कोई कानून बनाया, अब कोई आदमी फॉलो ना करे, तो ऐसा गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए ना कि उसको पनिशमेंट दे सके। तो इसी को कहते हैं कि उसे इन्फोर्स करा रही है गवर्नमेंट, समझे कि नहीं आदमी लोग को करनी ही करनी है। तो इन्फोर्स कराने के लिए क्या ग्राउंड में कौन काम करती है, पुलिस काम करती है, समझे। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉ बना रही है, और लॉ को इन्फोर्स करने का पावर भी उन्हीं के पास है। नहीं, अब देखिए नीचे मैं क्या लिखा हूँ कि अगर मान के चलिए सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती कि लॉ बनाने का पावर पर इन्फोर्स करने का पावर नहीं रहता उनके पास, तो क्या ये पावर कोई यूज कर रहता, सिर्फ लॉ बनाने का नहीं रहता, उतना यूज में नहीं रहता फिर वो, समझे। यहाँ पे अल्टीमेटली पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए पीपल, अगर मान चलिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट लॉ तो बना देती है पर गवर्नमेंट खुद ही वो लॉ फॉलो नहीं कर रही होती है, या बहुत दूसरे लोग फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय एक आम आदमी क्या करेगा या पीपल लोग क्या करेंगे, कॉमन सा बात है उस टाइम में ये पीपल लोग अप्रोच करेंगे कोर्ट। क्यों, अब कोर्ट वो अप्रोच करेंगे, अब कोर्ट कोर्ट भी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब कोर्ट डिसाइड करेगा और फिर ये कानून को नहीं लागू कराएगा ढंग से। जो लागू नहीं करेंगे उन्हें पिनलाइज करेगा, उन पे फाइन इम्पोज करेगा। नहीं, ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने टाइप है, तो क्लास 6 के बुक में 3 ही टाइप ऑफ गवर्नमेंट का मेंशन किया हुआ है। एक तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी आ गया, दूसरा मोनार्की, और तीसरा डिक्टेटरशिप। ठीक है, अब ये तीनों में मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है।
पहले तो डेमोक्रेसी मतलब हो गया जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो इसमें जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास लाई कर रहा है, पीपल के पास पावर लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल ही इलेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो अल्टीमेटली डिसीजन लेगा। तो इसमें पावर किसके पास है, पीपल के पास है पावर। अब मान चलिए हम आदमी लोग मिलके किसी को इलेक्ट किए, कल को वो कोई गलत काम करेगा, करप्शन करेगा या अपना ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, तो क्या वो आंसरेबल रहेगा ना हम पीपल लोग को। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट आंसरेबल रहता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसे अपना आंसर देना होगा कि वो क्यों अपना ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर वो अपना ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा तो कॉमन सा बात है वो अगली बार हटा दिया जाएगा, वो फिर अगली बार इलेक्ट नहीं होगा गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए। समझे? ये हो गया आपका डेमोक्रेसी। अब दूसरा हो जाता है मोनार्की। मोनार्की में क्या आप समझते हैं? याद है पहले के टाइम में राजा लोग हुआ करते थे, राजा रानी लोग। जैसे कुछ राजा का मैं नाम लूँ तो किंग अशोका, फिर ऐसे करके अकबर, ये सब सुने होंगे आप। तो उसमें क्या होता था कि जो अल्टीमेट पावर रहता था वो किसके पास लाई करता था, किंग क्वीन के पास, ठीक है। वो लोग डिसीजन लेते थे कि यार उनके राज्य में क्या होगा। और यहाँ पे अब देखिए वो राजा है, ठीक है, या रानी है, वो तो पावर ड्राइव नहीं कर रहे हैं पीपल लोग के थ्रू। तो वो पीपल, अब वो पीपल लोग को उतना महत्व नहीं देंगे जितना डेमोक्रेसी में पीपल लोग को महत्व मिल रहा था, ठीक है। अब कॉमन सा बात है, यहाँ पे आदमी लोग तो मिलके इसे राजा रानी नहीं बनाया, तो वो आंसरेबल रहेंगे नहीं, आंसरेबल रहेंगे, ठीक है। अगर किंग अपना मर्जी का काम करेगा, जो उसे मन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो किंग होता है वो आंसरेबल नहीं रहता है पीपल लोग को, ठीक है। और हाँ, जो मोनार्की में होता है ना, यहाँ हेरिडिटरी चलता है, हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। मोनार्की सिस्टम में जो राजा बनेगा ना वो बाय बर्थ डिसाइडेड रहता है कि अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है ना कि पावर आ जाता है एक इंडिविजुअल आदमी के पास, ठीक है, जिसे कहते हैं तानाशाह। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया हिटलर जर्मनी का, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, समझे। अब तानाशाह कैसे पावर लेता है, तो पावर लेता है मिलिट्री के थ्रू, या तो क्या बोलते हैं, नहीं, मिलिट्री के थ्रू, या वो कंट्रोल कर लेता है, समझे। अब यहाँ पर भी वो देखिए अल्टीमेटली कंट्रोल अपना जता रहा है, और यहाँ सिंगल आदमी के पास पावर रहेगा या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर रहता है ना, समझे, छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल के पास। तो ये भी क्या बोलते हैं, आंसरेबल नहीं रहते पीपल लोग को, समझे। जैसे करेंट में एग्जांपल लिया जाए डिक्टेटरशिप का, तो किम जो, जिसका आप नाम सुनेंगे, नॉर्थ कोरिया का, वो क्या होता है अल्टीमेटली वही कराता है जो उसका मन रहता है। वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि अरे स्कूल में बच्चे लोग इस तरह का बाल कटवाएंगे, इस तरह का ड्रेस पहनेंगे। कोई उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकता है? नहीं उठा सकता डेमोक्रेसी, ये डिक्टेटरशिप में, समझे। तो इन तीनों में सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या, किसको कह सकते हैं? नहीं नहीं बोलेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी को कहेंगे, क्योंकि इसमें पीपल लोग के पास पावर रहता है यार। फिर मोनार्की थोड़ा बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है कि जो किंग रहता है वो थोड़ा मोड़ा हित हित में डिसीजन लेता है, पब्लिक के बारे में थोड़ा मोड़ा सोचता है। पर डिक्टेटरशिप में भाई डिक्टेटर ना जरा सा भी नहीं सोचता है पब्लिक के बारे में, समझे। वो वही करता है जो उसका इच्छा रहता है या मन रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, लॉ और गवर्नमेंट के बारे में पढ़े। ये देखिए गवर्नमेंट लॉ बनाता है और उस लॉ को आम जनता फॉलो करता है, और ये आम जनता ही इस गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो एक तरह से सिस्टम बन गया। फिर इसमें से क्या, गवर्नमेंट के पास बस लॉ बनाने का पावर रहता है, तो वो पावर कोई काम का नहीं रहता, इसलिए गवर्नमेंट के पास पावर रहता है उसे इन्फोर्स करने का भी, ठीक है। अब क्या बोला था मैं, कि पीपल, अगर मान चलो कोई आदमी या गवर्नमेंट खुद ही लॉ फॉलो नहीं करेगी तो आम जनता कहाँ अप्रोच कर सकता है, वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है। अब कोर्ट नहीं उसको पिनलाइज करेगा या उसे लागू करवाएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ गवर्नमेंट में मैं बता दिया, हाँ आपकी बुक में 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट मेंशन है, एक डेमोक्रेसी, दूसरा मोनार्की और डिक्टेटरशिप। कह सकते हैं डेमोक्रेसी इन तीनों में कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें पावर किसके पास था, पीपल के पास था, क्योंकि यही इलेक्ट कर रहे थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो सरकार था वो यहाँ आंसरेबल था, अगर वो गलत करेगा तो उसे अगली बार हटा दिया जाएगा। पर मोनार्की में क्या हो रहा था कि जो किंग और क्वीन डिसीजन ले रहा था, और ये आंसरेबल भी नहीं था। और तीसरी बात, ये लोग का पहले से डिसाइडेड रहता है बाय बर्थ कि कौन राजा बनेगा, ये क्या होता है, हेरिडिटेटरी रहता है, ठीक है। अब आ गया तीसरा आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप के पास पावर रहता है, समझे। वो जरा सा भी पीपल के बारे में नहीं सोचती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
तो देखिए, जब इंडिया पहले आज़ाद नहीं था, ठीक है? फिर इंडिया आज़ाद हुआ तो वो क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। तो देखिए इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत लॉन्ग स्ट्रगल था कि इंडिया जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। मैं बोला ना डेमोक्रेसी आ गया। डेमोक्रेसी मतलब, डेमो मतलब ये होता है पीपल और क्रेसी मतलब रूल। अल्टीमेट रूल जो करेगी वो किसके पास होगी, पावर पीपल के पास होगी, समझे? क्योंकि पहले तो हमें कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर लोग हम लोग के ऊपर रूल कर रहे थे। पर अब आम जनता लोग अपना फैसला लेता है कि हम लोग के ऊपर मतलब कौन, मतलब हम लोग के बिहाफ में फैसला लेगा, रूल क्या ही करेगा, ठीक है? तो जो इंडिया है ना बहुत बड़ी कंट्री है, समझे? तो इसका पॉपुलेशन भी आपको पता होगा, जहां तक कि मोटा मोटी अभी तो हमको लगता है 145 करोड़ पॉपुलेशन हो गया इंडिया की, ठीक है? अब इतना लोग क्या डायरेक्टली ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेके क्या अपना राय दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इस तरह ही करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए? तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है ना कि ग्रुप ऑफ पीपल ना अपना रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड कर लेती है वोट देके, ठीक है? अब वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाके डिसीजन लेगा पीपल के बिहाफ पे, समझे? यहाँ क्योंकि आप देखिए पार्लियामेंट में कोई लिमिटेड नंबर ऑफ सीट ही है, जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही बैठ सकते हैं। तो यार पूरा देश तो एक साथ जाके वहां बैठ नहीं सकता है, तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, उसे अपना वोट दे रहे हैं। अब वो आदमी पार्लियामेंट में जाके बैठ के उन लोगों के बिहाफ में डिसीजन ले रहा है, समझे? उन लोगों के हित में। तो इसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके, समझे? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, ठीक है? अब आ जाते हैं कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है ना कि जितने भी एडल्ट लोग हैं 18 ईयर के अबव, उन सबके पास राइट है कि वो वोट दे सकते हैं, समझे? इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि वो पढ़ा लिखा है, कि वो मेल है कि फीमेल है, कि वो कौन सा रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करता है। खाली वो 18 साल के अबव होना चाहिए, तो उसके पास राइट होगा वोट करने का, समझे? पहले तो ये साल 21 ईयर हुआ करती थी, पर इसे चेंज करके अब कर दिया गया 18 ईयर, कि अगर आप 18 के अबव हो चुके हो तो आपके पास राइट टू वोट है, ठीक है? अब ये ऐसा नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें मेंशन कर दिया गया और सबको ऐसे ही मिल गया। ये बहुत धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है, नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आया। बताता हूँ कैसे इवॉल्व हुआ। पहले वर्ल्ड में क्या होता था ना, वर्ल्ड में भी ना पहले क्या बोलते हैं वोटिंग राइट हुआ करता था। पर उस टाइम में हुआ क्या करता था ना वर्ल्ड में, कि बहुत सारी कंट्रियों में वुमेन लोग के पास राइट नहीं था वोटिंग का। उस समय क्या होता था पास्ट के टाइम में कि मेल लोग को सुपीरियर मान जाता था वुमेन लोग से, इसलिए वुमेन लोग को राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। और उसमें भी मैन के पास भी कुछ पर्टिकुलर मैन के पास राइट था वोट करने का, जिनके जिनको कहते थे प्रॉपर्टीड मैन, मतलब जिनके पास नहीं खुद का प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, घर हो, समझे? अब जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे ना, जिनके पास जमीन जायदाद ये सब नहीं था, उनके पास राइट नहीं था वोटिंग करने का, समझे? तो ये ग्लोबल लेवल में ये था प्रॉब्लम उस टाइम। अब इंडिया में बताते क्या प्रॉब्लम देखा जा रहा था। अब इंडिया में ना बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले कुछ नंबर ऑफ पीपल, जो मेजोरिटी रहती थी ना, मान चलिए 10 आदमी मिलके ये डिसाइड कर रहा है कि पूरे देश में या 1,000 लोगों के फेवर में कि यार क्या होना चाहिए, समझे? कि माइनॉरिटी कुछ लोग मिलके सबके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे थे, समझे? तो ये प्रॉब्लम था कि यार अब कॉमन सा बात है, ये जो यहाँ कुछ लोग हैं इनको कोई लेना देना नहीं है वो मेजोरिटी पीपल लोगों से, समझे? ये लोग अपने फेवर में डिसीजन लेते थे जो कि बिल्कुल ही गलत थी, ठीक है? तो इस उस टाइम में क्या हुआ था कि जो पास्ट के कुछ लीडर्स थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स और मेनली गांधी जी, ये सब ना अगेंस्ट थे इस अनफेयर प्रैक्टिस के, समझे? कि यार ये तो बहुत गलत चीज है। इसलिए वो लोग क्या डिमांड किए, एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सारे एडल्ट लोग के पास होना चाहिए वोटिंग राइट विदाउट एनी भेदभाव, समझे? तो चलिए एक बार फिर डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ कि इंडिया पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में था, लेकिन जब आजाद हुआ तो हम लोग क्या, कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म किए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या पावर किसके पास आ गई है, ब्रिटिशर्स लोग से स्विच होकर अब आम जनता के पास पावर आ गई है, ठीक है? अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था क्योंकि यार हम लोग कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या खुद का रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, वो हम लोग के बिहाफ पे सेंटर में
डिसीजन लेता है, ठीक है, हम लोग का प्रॉब्लम को बताता है और उसे रिजॉल्व करवाता है, ठीक है। फिर आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल जो कि 18 के अबव है उनके पास राइटिंग, ये वोट टू राइट रहेगा, राइट टू वोट, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम था कि यार जो वुमेन्स लोग थे उनके पास राइटिंग वोट नहीं था, और फिर जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे वो वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। और कुछ मिलता जुलता प्रॉब्लम उस टाइम में इंडिया में भी था, क्या, इंडिपेंडेंस के टाइम में, बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ गिने चुने आदमी डिसाइड करते थे, सबके नहीं बोलते हैं कि फेट, कि यार इन लोग का किस्मत, वो कुछ गिने चुने आदमी बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपलों का किस्मत डिसाइड करते थे, जो कि एक तरह से गलत था, समझे। इसलिए बहुत सारे उस समय के पास्ट के पॉलिटिकल लीडर और गांधी जी इस अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे, इसलिए वो लोग डिमांड किए कि नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सारे एडल्ट जो कि 18 के अबव है उनके पास राइटिंग वोट होना चाहिए, विदाउट एनी भेदभाव, कि यार चाहे तुम्हारे पास जमीन हो ना हो, नहीं समझे, तुम मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा।